अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से भी खुश आमदीद और आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। आज जुम्मा मुबारक भी है, आप सबको जुम्मा मुबारक। हसनैन आपको भी। और आज की जो प्रेयर्स हैं, जुम्मा की जो प्रेयर्स होती हैं, आप ये कहें कि पूरे हफ्ते का आप सरदार है जुम्मा, तो क्राउन ऑफ द वीक है फ्राइडे। तो इस हवाले से आज आपने अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना है और अपने जो काम है वो अच्छे और सलूक से करने हैं। आज सोशल स्टोरीज का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बहुत अच्छी स्टोरी है डेनमार्क के हवाले से, जहां पर यूरोप का पहला मुल्क बनने जा रहा है वो, और जो लोगों को उनके अपने चेहरे, अपनी आवाज़ और जिस्म पर कॉपीराइट देने वाला है ताकि एआई डीप फेक के खिलाफ लड़ा जा सके। और एक नई तजवीज़, एक नया तजवीज़ करता ये कानून है जिसकी तकरीबन तमाम सियासी जमातें हिमायत भी कर रही हैं। कॉपीराइट कानून में तब्दीली लाए ताकि लोग अपनी ज़ाहिरी शक्ल, सूरत और आवाज़ पर कानूनी हक रख सकें। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपकी मुशाबत इस्तेमाल करता है बगैर इजाज़त, जाली वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स या फिर तस्वीरें बनाता है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें और इसे हटवाने का भी मुतालबा कर सकें और मुआवजा भी हासिल कर सकते हैं। ये कानून 2025 के आखिर से पहले नाफिज होने की तवक्को भी की जा रही है। और इस कानून का असल मकसद क्या है? मकसद ये है कि नुकसानदेह इस्तेमालात को रोकना है, जैसे जाली फहश वीडियोस हो गई, धोखाधही और फिर झूठा सियासी मवाद, फिर प्रोपोगेंडा करना। फिर आपको पता है कि करैक्टर असैसिनेशन भी बहुत ज़्यादा की जाती है। फिर अगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से ये मवाद हटाने का कहा जाए और ना हटाया जाए तो उस पर भी बड़ी सजाएं आयद की जा सकती हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान से आपको दूं तो पाकिस्तान में हमारे जो सियासी लोग हैं, कितनी उनकी फेक वीडियोस बनाई गई और उसके ऊपर फिर कितनी डिबेट भी की जाती रही है। बिल्कुल ऐसी है। और एआई के हवाले से इस तरह के कानून आपको आने वाले दिनों में सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नजर आएंगे, क्योंकि एआई में आप बैठे बैठे किसी भी शख्स की वीडियो बना सकते हैं, उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, या फिर उसका मवाद आप जब सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे तो लोग ये सोचेंगे कि ये फलां सेलिब्रिटी ने, फलां सियासतदान ने शायद हकीकत में बोला। इस वजह से इस हवाले से कानून साजी डेनमार्क में तो कर दी गई है। अब हम देखते हैं कि हमारी दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कब इस तरह की कानून साजी होगी, और ये होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हुए यूट्यूब भी एआई के हवाले से कुछ सोच रहा है, वो भी मैं आपको बताता चलूं। दुनिया भर में मसनूई ज़हानत, जिसको एआई के नाम से पहचाना जाता है, उसके इस्तेमाल पर पाबंदियां सख्त की जा रही हैं। और अब इसी सिलसिले में यूट्यूब पर एआई वीडियो से पैसा कमाना मुश्किल होने का इम्कान है। अच्छा। यूट्यूब पर आप जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है उसने भी ये इंदिया दिया है कि जल्द ही मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके तहत मवाद तख्लीककारों को बेहतर अंदाज में पैसे कमाने के मौके मुयसर होंगे। यूट्यूब के मुताबिक जुलाई के वस्त तक नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी कुछ तब्दीलियों के साथ शाया कर दी जाएगी। और यूट्यूब की जानिब से नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से तैयार किए जाने वाले मवाद समेत बार बार पोस्ट किए जाने वाले मवाद से भी पैसे कमाने को मुश्किल कर दिया जाएगा। यूट्यूब की जानिब से नई पॉलिसी के ऐलान के बाद सारिफीन को यह भी शुबा है कि प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन वीडियोस, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी का रिबर्टल दे, किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन बनाना होता है, उनको भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी का हिस्सा ना बनाए जाने का इम्कान है। ताहम यूट्यूब के एक आला ओहदेदार के मुताबिक नई पॉलिसी से रिएक्शन वीडियोस मुतासर नहीं होंगी। अब देखते हैं कि जो नई पॉलिसी आएगी उससे रिएक्शन वीडियोस मुतासर होंगी या नहीं, लेकिन एआई के ऊपर जो मवाद बना रहे हैं आप और उसको अपलोड कर रहे हैं वो ज्यादा मुतासर होने का खदशा है। और जो आपने बात की है ना स्टोरी में कि बार बार जो पोस्ट कर देते थे एक ही तरह का मवाद, उस पर भी पाबंदी होगी। लेट्स सी जब अब इस तरह की जो इम्प्लीमेंटेशंस इनकी होती हैं या फिर नई चीज़ें तो सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि रेलवे ट्रैक पर कम उम्र लड़के का खतरनाक जो स्टंट सामने आया, ये वीडियो देखकर कल मैं काफ़ी हैरान हो गई। एक सोशल मीडिया के कंटेंट के लिए आप ट्रेन के नीचे लेट जाते हैं। स्टोरी सुनिए फिर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने के शौक में एक कम उम्र लड़के ने रेलवे ट्रैक पर ऐसा खतरनाक स्टंट किया जिसको देखने वालों के दिल दहल गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये खतरनाक स्टंट रियासत ओडिशा में एक रेलवे ट्रैक पर किया गया। एक 9 उम्र लड़का ट्रेन की आमद से कबल रेलवे ट्रैक के दरमियान लकड़ियों के फट्टों के साथ लेट जाता है और कुछ देर में एक तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है। और इस सारे स्टंट की उसके दोस्त ने वीडियो भी बनाई, फिर मकामी सोशल मीडिया पर वो वायरल भी हुई। और वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और दोनों बच्चों के वालिदैन को थाने तलब करके उन्हें बच्चों को ऐसी हरकतों से बाज रखने की तंबी की है। लेकिन पुलिस ने अवाम से भी अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करने के लिए ऐसे स्टंट ना करें जिसमें उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। मतलब आप इस सोशल मीडिया कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है गजल, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये खबर आपने इंडिया से बताई, कुछ ऐसा ही काम
पाकिस्तान में भी हो रहा है, कुछ ऐसा ही काम आपको पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। सो अनफॉर्चुनेट है कि हम व्यूज लेने के चक्कर में, रातों रात मशहूर होने के चक्कर में बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए आप मशहूर होते हैं, हुमैरा असगर की मिसाल आपके सामने है कि 7-7.25 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है, और 6-6 महीने तक किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने मैसेज नहीं किया, मैसेज का जवाब आने पे तशवीश का इजहार नहीं किया। तो ये एक आर्टिफिशियल दुनिया है, आप इसको आर्टिफिशियल ही रहने दें। जो कोई पॉपुलर हो चुका है उसको होने दें, और आप अगर पॉपुलर होना चाहते हैं तो अच्छा कंटेंट बनाएं, तो अच्छा कंटेंट बनाएं, डिसेंट कंटेंट बनाएं। इस दुनिया के लिए जो आर्टिफिशियल दुनिया है, अपने आप को या अपनी जान को खतरे में ना डालें, क्योंकि आपकी जान आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं केपीके हुकूमत की जानिब से बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। केपीके गवर्नमेंट ने सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के तहत लेजेंडरी भारतीय अदाकारों दिलीप कुमार और राज कपूर, जिनका ताल्लुक पेशावर से है, उनके घरों की बिजली के लिए फंड्स मंजूर कर लिए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और हेरिटेज टूरिज्म के फ़रोग के लिए इक़दाम करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ये जो बिजली की बहाली है, इस हवाले से भी काम करना स्टार्ट कर दिया। और वर्ल्ड बैंक का जो काइट प्रोजेक्ट है, उसके तहत कई मंसूबे और उनके लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। भारत के मारूफ अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के पेशावर में वाक़ तारीखी घरों की बहाली के लिए भी वज़ीर आला केपीके ने 3 करोड़ 38 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा केपीके के अजायब घरों की अपग्रेडेशन के लिए 295 मिलियन रुपए, ज़िला सवाबी के बाउ डेयरी मंसूबे के लिए 45 मिलियन और तख्तबाई मर्दान की आसार कदीमा की बहाली के लिए 30 मिलियन रुपए फंड्स की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला केपीके ने गली बाग मानसेरा को सलेमान डीआई खान और शेख बदीन साइट पर डेरा इस्माइल खान के लिए भी फंड जारी किए हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल जहन में आ रहा था कि केपीके गवर्नमेंट इतने सारे मिलियंस में फंड्स मंजूर करी है, लेकिन क्या केपी के इतने हालात हैं कि वो इतने सारे फंड्स मंजूर करिए? एक सवाल है। सवाल आपका है, लेकिन इसका जवाब मुझे जो नजर आता है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद फंड्स तो उनको जाते हैं, वो सिर्फ कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटीज नहीं है इस तरह की चीजों पे लगाने के लिए, या फिर जिस तरह आपने पिछले दिनों सवात वाला वाकया देखा था, वहां पे भी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ पैसे लगा दिए जाते तो वो वाकया ना होता। तो अच्छा है कि आप कर तो रहे हैं, एग्जैक्टली उसके ऊपर आप पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि दीगर मंसूबों पर भी तवज्जो दे रहे हैं, तरक्याती मंसूबे जो होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती जी, ये तो बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इंसान जब चाहे और जहां चाहे इल्म हासिल कर सकता है, और इल्म हासिल करने का अमल जिंदगी भर जारी रहता है। इसी बात पर अमल पैरा होते हुए पशीन से ताल्लुक रखने वाले 55 साला मुअम्मर शख्स फैजुल हक ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया है। और फैजुल हक ने मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान गुज़श्ता रोज उनका हुआ। उस रिजल्ट का ऐलान उन्होंने 600 नंबर लेकर 2nd डिवीजन में इम्तिहान पास किया। ये मुअम्मर शहरी पशीन से सरकारी गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नौआबाद में चपड़ासी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, और इस मौका पर फैजुल हक के स्कूल के असातिज़ा और अमले ने उन्हें फूलों के हार भी पहनाए हैं। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और फैजुल हक का ये भी कहना था कि घर की कफालत के बाइस पढ़ने का शौक पूरा ना कर सका था, लेकिन मैट्रिक करने की ख्वाहिश थी, और स्कूल के असातिज़ा और दीगर अमले की हौसला अफजाई से मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई है। क्या बात है, ये बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इसमें जिस तरह आपने बताया कि उम्र की कोई हद नहीं होती, और 55 साल की उम्र में एक शख्स मैट्रिक कर रहा है, और वो शख्स जो कि एक स्कूल में चपड़ासी है, और उसकी देखा देखी बहुत सारे लोगों ने वहां से मैट्रिक की होगी, और ये 55 साल तक तो ख्वाहिश उनके अंदर रही, और 55 साल के बाद उनको ये मौका मिला। वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ की फैकल्टी थी, उनको भी मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि उन्होंने उनको ये करने के लिए उनका साथ दिया। क्लासेस उन्होंने वहीं से ली होंगी, और उसके बाद इम्तिहान भी दिया, और फिर माशाल्लाह से 600 नंबर लिए, 2nd डिवीजन में उन्होंने पास किया। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी 55 साल में इन्होंने मैट्रिक किया है, तो इंशाल्लाह 65 साल में जब ये होंगे तो मास्टर्स कर लेंगे। ये सिलसिला आगे बढ़ता ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और हम इनकी स्टोरीज इसी तरह से करते रहें। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं चीन से एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ खबर। चीन की पुरस्कार और हैरत अंगेज़ रवायात में से एक ऐसी रस्म भी है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। ये है भूतों की शादी, यानी कि मरे हुए लोगों की शादी। ये रवायत सदियों पुरानी है, और आज भी कुछ दूर दराज दही इलाकों में खुफिया तौर पर जारी है। हालांकि ये कानूनन ममनू है। इस रस्म के तहत या तो एक जिंदा इंसान की शादी किसी मरने वाले से करवाई जाती है, या फिर दोनों मरे हुए जो शख्सियात हैं उनकी शादी आपस में करवाई जाती है। इसका मकसद होता है कि मरने वालों की रूह को सुकून देना, बाज़ औक़ात ख़ानदानी वक़ार को बचाना। और माजी में देहाती इलाकों में ये रवायत आम थी, लेकिन जैसे जैसे कानून और जदीद तालीम का
रुझान बढ़ा तो इस किस्म की रस्म का दायरा कार भी सुकड़ता रहा। लेकिन ताम हैरान कुन बात यह है कि अब भी कुछ पसमानदा इलाकों में गैर कानूनी तौर पर ये शादियां करवाई जा रही हैं। अच्छा, वैसे चीन की जो इनोवेशंस हैं, जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, वो तरक्की की दौड़ में उसने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इस तरह की जो रस्में हैं, ये सुन के इंसान थोड़ा सा हैरत में मुब्तला हो जाता है कि भूतों की शादी, जिनको हम गोस्ट मैरिजेस कहते हैं, किस तरह से मुमकिन हो सकती है। यानी जिंदा इंसान के साथ भी आप शादी करा सकते हैं। तो खैर, ये एक रिवायत है जिसको उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे मैसेजेस होंगे और पसंद आई होगी। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे मुल्क गिर तहरीक की। मुल्क गिर तहरीक का ऐलान तो हो चुका। इमरान खान के बेटे पहली बार फ्रंट लाइन पर आने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। सवाल यह है कि इस बार हिकमत अमली क्या होगी। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि इमरान खान के बच्चों को उनसे मिलने और बात करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। क्या ये सियासी इंतकाम है या वाकई इमरान खान की रिहाई अब किसी बड़े अवामी दबाव से मशरूत है? आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे और क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बार, इसके ऊपर बिलखुसूस हम इसका जिक्र करेंगे। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मजहर बरलास साहब। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह हसनैन बात कर रहे हैं पीटीआई के हवाले से, क्योंकि कल भी हम सिमाबिया ताहिर हमारे साथ मौजूद थी, वो तो कह रही थी कि कोई सरप्राइज मिलने वाला है अब, और उससे तमाम मीडिया वाले भी हैरान हो जाएंगे, तमाम सियासतदान भी हैरान हो जाएंगे। क्या लगता है आपको? तहरीक की बातें तो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, तो कितनी मौसर हो सकती है ये तहरीक उनकी? बहुत शुक्रिया। दो तीन बातें हैं। पहली बात आपने जुमैमा के हवाले से की है। देखिए, जुमैमा खान इस मुल्क की साइकी से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है। आपको याद होगा कि इमरान खान के सियासी मुखालफिन ने उन पर टाइलें चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया था और इस तरह के कई इल्ज़ामात लगाए थे। हालांकि जो लोग जुमैमा खान के ख़ानदान को जानते हैं या इमरान खान के ख़ानदान को जानते हैं, उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो टाइलें तो चोरी नहीं करेंगे। बाहर कैफ ये इल्ज़ामात थे। और अब आप देखिए कि उनके बच्चों के हवाले से पहले कहा जाता था, सियासी मुखालफिन कहते थे कि जी लोगों के बच्चों को आगे किया जाता है, अपने बच्चे बरतानिया में हैं, लंदन में बैठे हुए हैं। और इसका इजहार बारहा मोहतरमा मरियम नवाज ने भी किया, अज़मा बुखारी ने भी किया, कुछ और नून लीग के लोगों ने किया। लेकिन अब जब उनके बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तारियों की धमकी दी जा रही है। भाई ऐसा क्यों है? उन्होंने कौन सा कोई जुर्म किया है? उनके मुकाबले में अगर दूसरी तरफ देखें तो मियां नवाज शरीफ के साहबजादे, जिन पर इल्जामात थे कि वो पाकिस्तान से बहुत सी दौलत चुरा के लेकर गए, और उन पर जब मुकदमात कायम हुए तो उन्होंने साफ कहा जी हम तो बरतानवी शहरी हैं। तो हमारे यहाँ तजाद है, तजाद नहीं होना चाहिए। अब जो तहरीक है उसका अनाउंसमेंट तो कर दिया गया है। जाहिर है इमरान खान के साहबजादे जो हैं वो पहले अमेरिका जाएंगे, वहाँ बहुत सी आलमी तंजीमों को बताएंगे कि जो उनके इंसानी हकूक जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, और जेल मैनुअल के हवाले से भी जो कैदियों को सहूलतें होती हैं वो भी नहीं दी जा रही। उसके बाद वो पाकिस्तान में आएंगे। हमें एक ये बात सोचनी चाहिए कि उनका खानदान जो है, खास तौर पर शौकत खानम का, वो पूरी फैमिली अब इमरान खान की रहाई के लिए मुतहरक हो गई है। उनकी बहनें, अब उनके बच्चे भी मुतहरक हो गए हैं। तो साउथ एशिया में पूरे में ये जो जब भी मुश्किलात आती हैं तो फैमिली जो है वो बाहर जरूर आती है। अगर हम श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत की मिसालें छोड़ भी दें, पाकिस्तान की मिसालें लें तो जब भुट्टो साहब पर मुश्किल वक्त था तो नुसरत भुट्टो बाहर आई, फिर बेनजीर भुट्टो आई, और जब नवाज शरीफ पर था तो बेगम कलसूम नवाज आई, जो कि बिल्कुल गैर सियासी औरत थी और एक जदोजहद की। तो इसी तरह अब शौकत खानम की पूरी फैमिली जो है
बिल्कुल ऐसी वो है सर, इमरान उनकी खान पूरी की फैमिली आ के लिए चुकी है, मुतरफ बच्चे है। भी आ चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग अब हमारे प्रोग्राम में भी कल पीटीआई की लीडरशिप मौजूद थी, वो ये कह रही थी कि हम इस दफ़ा डी चौक नहीं आएंगे, एहतजाज मुख्तलिफ होगा। सो क्या खबरें हैं आपके पास, किस तरह का मुख्तलिफ एहतजाज इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है? एक तो वो मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करेंगे, हर शहर में एहतजाज होगा, हर तहसील हेडक्वार्टर में, हर जिली हेडक्वार्टर में एहतजाज होगा। फिर वो शहरों को बंद कर देंगे और इसी तरह उनके साथ आप देखिए ना, पाकिस्तान की ताजर तंजीमें साथ शामिल हो गई हैं। तो मुख्तलिफ शहरों में कारोबार बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ से ज्यादा हुकूमत खुद अपनी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर लोगों को सामने ले आई है। मसलन आपको याद होगा कि किसानों के साथ जो कुछ हुकूमत ने किया, किसान रुल गए, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में अक्सरियत किसानों की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मजदूर है। जब फैक्ट्रियां बंद होंगी तो मजदूरों का तो बेचारों का चूल्हा नहीं जलेगा, तो लोगों को रोजगार के लाने पड़े हुए हैं। फिर पाकिस्तान में आबादी का 70% यूथ पर मुश्तमिल है। आपने यूथ के लिए क्या किया? उनके सामने बेरोजगारी का समंदर है और महंगाई भी आसमान से बातें कर रही है। तो 70% पाकिस्तानियों को आप, जो नौजवान है, उनको नजरअंदाज करके मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत चैन से बैठ सकती है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है, और जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। और मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ पाकिस्तान में समाजी इस्तेहकाम भी नहीं है। आप देख नहीं रहे, माशरे में जराइम बढ़ गए हैं, कत्लो गारत हो रही है, चोरियां हो रही है, डकैतियां बढ़ रही है। और एक मकरूज मुल्क जो है, क्या उसके जो इक़्तिदार का तबका है उसको जेब देता है कि वो अपनी तनख्वाहों में 600% इजाफा करे? बिल्कुल। क्या उसको जेब देता है कि वो नई नई गाड़ियां लें और फिर कोई असर ही ना हो उनको? यानी वो एक तो चोरी करें और सीना जोरी भी दिखाएं। तो पाकिस्तान में जो अदम मसावात है ना, ये लोगों को इस नहज पर ले आया है कि वो कोई भी चिंगारी उठेगी, कोई भी तहरीक उठेगी तो लोग उसका साथ देंगे। मतलब साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप सीनियर हैं, आप इन चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं यकीनी तौर पर। आपको याद होगा कि जिस तरह से अभी ये बातें की जा रही हैं कि खान साहब के बेटे बाहर जाएंगे, कुछ ख़ास मुलाकातें भी होंगी और फिर आकर तहरीक को भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन एक टाइम था जब ट्रंप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और फिर वहाँ पर जो लोग जिम्मेदार हैं, पीटीआई के कुछ हामी हैं, सेनेटर्स कांग्रेस के, उन्होंने एक आध बिल भी शायद लाया था, फिर ट्वीट्स भी किए थे, बज़ाहिरन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर इस तरह की एक और कोशिश करना, इससे फिर क्या मैसेज लिया जाए? देखिए, दुनिया में कामों के मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं। ये तो नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आएंगे और वो अडयाला जेल की चाबी जो है ताले की जेल की, वो आके खुद लगाएंगे और चले जाएंगे। इस वक्त हुकूमत बहुत प्रेशर में है और ज़ाहिर है हुकूमत के पसे पर्दा जो लोग हैं वो भी प्रेशर में हैं। ऐसी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बात ना की हो। ज़ाहिर है उनके इर्द गिर्द जो मशीर हैं वो उनकी इजाजत से ही ये बातें करते रहे हैं। एग्जैक्टली। और जो बिल है वो वहां पड़ा हुआ है। अब अमेरिका में और हमारे यहाँ बिलों की मंजूरी में बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ तो गजल ऐसा होता है कि पार्लियामेंट के मेंबरान को पता ही नहीं होता कि बिल्कुल। कौन सी कानून साजी हो रही है। बेचारे हाथ खड़ा कर देते हैं और उनको पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। एग्जैक्टली। हत्ता कि आप ये देखिए कि हमारे जो वजीर कानून है आजम तारड़, उन्होंने पीछे एक बिल था तो उन्होंने कहा जी मुझे भी अभी ड्राफ्ट मिला है। तो यहाँ तो वजीर कानून की ये हालत है। तो पाकिस्तान में ना बिलों की कोई हालत होती है, ना पाकिस्तानी अदलिया में भी आप देखें कि लोग इंसाफ के लिए तरसते रहते हैं। मुझे बताइए किस मुल्क में ये बच्चों की तरह छुट्टियां होती हैं जो पाकिस्तानी अदालतों में होती हैं? ये अंग्रेज दौर की एक रवायत को चलाया जा रहा है। अंग्रेजों का मसला ये था
कि जब अंग्रेज जजेस यहाँ थे तो गर्मियों में जब बच्चों को छुट्टियां होती थी तो वो 2-3 माह के लिए बरतानिया चले जाते थे। अब ये जो हमारे जजेस हैं, क्या ये स्कूल के बच्चे हैं कि इनको छुट्टियां चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अदालतों में इतने केसेस हैं, एक तो इनको छुट्टियां नहीं करनी चाहिए, बल्कि 2 टाइम अदालतें लगानी चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिले। अमेरिका में लॉबियां जो है वो काम कर रही हैं। ये नहीं है कि वहाँ जो पीटीआई के लोग हैं वो खामोश हो गए हैं, या वहाँ ट्रंप ने जिन वादों पर वोट लिया था मुस्लिम कम्युनिटी से, उसमें ज़ाहिर है इमरान खान का एक बड़ा वादा शामिल था। वो अपने वादे को तो नहीं भूले, लेकिन उनके काम का तरीकाकार जरा मुख्तलिफ है, उसके असरात आएंगे। वो आपको ठीक हो अगले गया चंद मजहर माह में साहब, नजर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर बरला साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी तज्जिया निगार, जो कि बता रहे थे कि किस तरह का एहतजाज हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और आइंदा आने वाले दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं इस मौजूदा हुकूमत के लिए। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे मारूफ अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की अफसोसनाक मौत और उसके बाद उनके वालिद का बेटी की लाश वसूल करने से इनकार, और अब इस तरह की खबरें आ रही है कि वो लाश वसूल भी करेंगे और ये तमाम तर चीज़ें सोशल मीडिया पे हुई। लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पे शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई है और इंसानी रिश्तों की इस बेहिसी पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने अफसोस, सदमे और गुस्से का इजहार किया। अदाकारा हुमैरा के लवाहिकीन ने बिला आखिर लाश पुलिस से वसूल कर लिया, और ये भी आपको याद रहे कि 32 साल हुमैरा की लाश तकरीबन 6 माह बाद उनके डिफेंस फेज 6 कराची में वाक़ फ्लैट से मिली, जहां वो तनहा रिहाइश पजीर थी। इस हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। सीनियर एक्टर, सीनियर होस्ट मिशी खान साहिबा ने मैं ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप बतौर सीनियर मीडिया पर्सन हुमैरा असगर के साथ पेश आने वाले वाक़े को किस तरह से इसको देख रही हैं, किस नज़र से? जी, मैं तो इसको किसी तरह नहीं देखती। मैं इसको टोटली इनह्यूमेन उसमें जुमरे में लाऊंगी कि कैसे दोस्त है। मैं एक्चुअली कराची में रहती नहीं हूँ, मैं ना ही मैं मेन स्ट्रीम जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसका भी हिस्सा हूँ। इंसान अगर होता है तो फिर पता भी रखता है। और मेरी हमेशा से जब मैं कराची में रहती थी तो मैं जाहिर है हफ्ते एक में जिनसे सलाम दो अच्छी दोस्ती होती थी, मैं तो पता रखती थी। लेकिन ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि पहले 1 महीने का, फिर भी 6 महीने, फिर मतलब 2024 के सितंबर अक्टूबर से एक इंसान जो है वो इस दुनिया में नहीं है और किसी को पता ही नहीं है। मतलब उसके ज़ाहिर फोन भी, बैटरीज भी ऑफ हो गई। अपेरेंटली जो मैंने सुना है ये इकरारुल हसन से कि अक्टूबर में लाइट भी कट गई थी कि बिजली का बिल नहीं दिया। तो इस सूरत हाल में उस न्यू ईयर भी गुजरा, उसके बाद छोटी ईद आई, रमजान आया, छोटी ईद आई, फिर बड़ी ईद आई, फिर वो खत्म हो के मुहर्रम हो गया। 10वीं मुहर्रम के बाद जाके पता चला कि एक इंसान इस दुनिया में नहीं है। वो भी बैलेंस वाले जो है वो गए और उन्होंने दरवाजा तोड़ा और पता चला कि अंदर ये हुआ। इस बीच में किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। बिल्कुल कि भाई 1 हफ्ता फोन बंद है, 5 दिन फोन बंद है। इंसान के कान खड़े होते हैं कि इंसान जाके घर पे पता करे भी क्या हुआ। और ये जो मालिक मकान है, 2 महीने रेंट ना हो तो मालिक मकान घर पे पहुंच जाता है। ये कैसे मालिक मकान है जो कि 9 महीने तक केस करते रहे और बैलेंस भिजवाया। ये एक्चुअली हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत वीक है हमारे मुल्क में। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्वेस्टिगेशन वीक है, लेकिन जो सोशल मीडिया के सारिफीन हैं या इवन मीडिया की भी बात की जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात कर रहा हूँ, आम आदमी की बात की जाए तो वो अब मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर, स्पेशली शोबिज़ इंडस्ट्री के ऊपर सवालात उठा रहे हैं कि ये इस इंडस्ट्री की नाकामी है। पहले आयशा जी वाला मामला हुआ, फिर आमिर जकी वाला मामला आपके सामने है, अब हुमैरा असगर का मामला आपके सामने है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? नहीं जी, इंडस्ट्री पे तो नहीं आप कर सकते क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में जो है, हॉलीवुड हो गया, चाहे अक्रॉस द बॉर्डर हो गया, इंडस्ट्रीज तो ऐसी होती हैं, कंपनीज ऐसी होती हैं, मल्टीनेशनल ऐसी होती हैं। जब तक उनको आपसे से काम होता है
वो आपके होते हैं, जब काम नहीं होता तो फिर वो आपके नहीं होते, दे आर प्रोफेशनल इस तरह से। जब तक गेम ऑन है तब तक है, तब तक नहीं है तो नहीं है। ये नेटवर्किंक है, ये हमारे जो हर चीज आप इंडस्ट्री पे तो डाल नहीं सकते, वो भी बिजी होते हैं, लोग शूटिंग्स कर रहे होते हैं, ओवरवर्क होते हैं, उनको स्लीप साइकिल उनका खराब हुआ होता है, तो उन पे तो नहीं डाल सकते आप। हाँ, ये है कि जो हमारा सोसाइटी का सिस्टम है, जहाँ पे लोग रहते हैं, मोहल्ले वाले आपके क्या कहते हैं, ये जो नेबर्स हैं, उनका भी तो कोई हमसायों का सबसे ज्यादा हुकूक होते हैं। मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं कि इंडस्ट्री के हुकूक है, हमसायों के हुकूक सुने थे बचपन से अब तक। तो हमसाये जो है वही सोए हुए होते हैं, नीचे चौकीदार होता है, कोई होता है कोई काम करने वाला, कोई दोस्त, अहबाब, घर वाले, रिश्तेदार, सबसे पहले तो ये आते हैं ना। इंडस्ट्री तो बहुत बाद में आती है, उधर तो आप प्रोफेशनली काम करते हैं। बिल्कुल मिशी, आपने बहुत से जिस तरह से बात की है ना, अब इस वाक़े ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं, और जिस तरह से आप खुद भी फरमा रही हैं, मतलब ये हकीकत नहीं लगती ना कि इतने लंबे अरसे तक किसी को इल्म ही ना हो कि घर बंद है और अंदर क्या कुछ हो रहा है। अनफॉर्चुनेट। देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि ये वाले जो फ्लैट सिस्टम जो इसमें दिखाए हैं, जहाँ पे वो रहती थी, अल्लाह बख्शे उनको, ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, इनकी सीढ़ियां भी बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई लग्जरी वाले फ्लैट हैं जिनकी लिफ्ट अलहदा लगी हुई है और आप अलहदा से कहीं रह रहे हैं, किसी को आपका पता नहीं है। दूसरी बात ये कि कौन से मालिक मकान है जो कि 9-10 महीने हो गए किराया नहीं दिया, तो वो बैलेंस लेके जा रहा है, बैलेंस में तोड़ा दरवाजा। बिल्कुल ऐसी है मिशी, और मैं समझता हूँ कि आपका पॉइंट भी आ चुका है। हमारे साथ नादिया हुसैन भी मौजूद, वो भी अदाकारा भी हैं, मॉडल भी हैं, हमारे साथ इससे पहले भी आती रही। नादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उमेरा असगर के हवाले से बात कर रहे थे, मिशी खान हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और अब लोग, जैसे मैं उनसे बात कर रहा था कि मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर सवालात उठाना स्टार्ट हो चुके हैं, स्पेशली शोबिज़ इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन कोई भी मुआशरे के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा कि इस मुआशरे ने किस तरह से 6-7 महीने उनको इग्नोर किया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल भी कोई हम ये कोई शोबिज़ इंडस्ट्री की अगर है उनका ताल्लुक, तो ये शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम डाल भी रहा है ऑफ इग्नोरेंस, कि उनको कांटेक्ट किसी ने नहीं किया, आई थिंक ये तो बिल्कुल ही जो है वो इररिलेवेंट बात बनती है, क्योंकि असल में उनके जो अपने ही करीबी लोग हैं, ऑफ कोर्स जो पहले मैं ख्याल आपके वो फैमिली आती है, फिर आपके दोस्त आते हैं, एंड तो जैसे जो बिगेस्ट इशू है कि जो बिल्डिंग की अपनी जो चौकीदार है, कोई लड़का जो कि जाके पानी की मोटर खोलता है या सफाइयाँ करते हैं, कोई ना कोई तो होगा ना वहाँ पे जो इस तरीके से। अब खैर देखने में आ रहा है कि नेबर्स भी नहीं थे, पता नहीं चौकीदार खुद कहाँ था। अब क्योंकि वो शूट्स वगैरह करती थी, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता होता था, क्या टाइम्स 3-3 महीने भी गायब रहती थी। सो इस सिलसिले में जो है फिर कहना मुश्किल है कि मे बी इट इज अ रियलिटी दैट पीपल डिडंट नो दैट शी वाज एक्चुअली इन देयर। जो बिल्डिंग के अपने लोग हैं, उनको नहीं पता था कि बाजी जो है वो अंदर है। एग्जैक्टली नादिया, चूंकि आप एक सीनियर लेडी हैं, बावकार आवाज़ रखने वाली खातून है, मुझे ये बताइएगा, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले आयशा जी का वाक़या, फिर हम बात कर रहे थे मिर्ज़ा ज़की वाला वाक़या, फिर सना यूसुफ वाला वाक़या, और भी बहुत टिकटॉकर्स के ऐसे वाक़यात हम देख रहे हैं, आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट, एज एन होस्ट, आप किस तरह से देखती हैं कि हमारे माशरे में एक लेडी, एक खातून, एक आर्टिस्ट कितनी सेव है? देखिए, सना यूसुफ वाला तो बिल्कुल अलग ही किस्सा है। वो तो अपने घर में घुसकर किसी ने उसको मारा है, ठीक है ना। और वो ऐसा नहीं है कि जैसे कि वो खुद से अगर उनका इंतकाल हो गया या जो भी है, तो फिर वो घर में जो है वो इतने अरसे से किसी ने नहीं पूछा, और वो एक अलग चीज है। बिल्कुल। जो आयशा खान के साथ हुआ और जो हुमैरा के साथ हुआ है, वो बिल्कुल अलग कहानी ही बिल्कुल अलग है। पर ऑफ कोर्स ओवरऑल आई फील दैट क्योंकि जो खवातीन हैं वो अपनी जो उनकी एक जाहिर है लाइक दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ देयर ओन इंडिपेंडेंस, एंड दे फील कि भाई हमें अगर नहीं किसी के साथ रहना, तो वहाँ पे जो है वो अगर आपके अपने कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं, तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली मुश्किल हो जाती है कि मतलब सना यूसुफ को आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, उसकी तो अपनी
फुप्पी और उसकी अपनी बहन या हुएवर इट वाज, वो तो घर पे ही थे ना, एग्जैक्टली। तो वो तो अलग किस्सा है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आयशा खान थी, जहाँ पे हुमैरा थी, वो तो अकेली ही थी घर में, बट नोबडी केम बेसिकली, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि जी वो वहाँ पे उनका इंतकाल हो चुका है। बिल्कुल। सो ये चीज जो है वो मुझे लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं है और अगर आपका ताल्लुक जो है वो नहीं है ऐसे, और आपके करीबी जो लोग हैं वो नहीं आप पे इस तरीके से आपको आके बिल्कुल ऐसी है कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी। नादिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिशी खान भी हमारे साथ मौजूद थी। मिशी आपका शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खवातीन वज़ात, जब हालात ख़राब हों, सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, तब हौसला कायम रखना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन यही वक्त होता है जब हार मानने के बजाय खुद को मोटिवेट करना सीखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि मुश्किल वक्त में खुद को मजबूत और मस्बत कैसे रखा जा सकता है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम इलाही साहब, जो किसी तारुफ के मौके असर हाजिर में उफ़कार इकबाल की बात की जाए, फ़लसफ़े इकबाल की बात की जाए, दुनिया के दीगर बड़े फ़लसफ़ियों की बात की जाए, तो उनके इल्म फ़लसफ़ा के तालिब इल्म इन्हें बखूबी जानते हैं। इकबालियात, फ़लसफ़ा, इकनॉमिक्स, शेर व सुखन, फहमी और इन तमाम तर चीज़ों पे वो अपनी ग्रिप रखते हैं। और आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एग्जैक्टली, इन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तारुफ कराने वाली बात है तो उनके शान में गुस्ताखी वाली बात होगी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो मोटिवेशन के हवाले से ही है। जब हमें बिल्कुल अपना आप ऐसे लगता है कि हम हार मान चुके हैं, हालिया जो इवेंट्स हुए उसको भी इवेंट से हम भी रिलेट करेंगे आगे चलकर, लेकिन क्या कुछ स्मॉल स्टेप्स, क्या कोई कंसिस्टेंट स्टेप्स होने चाहिए जो लेकर हम मोटिवेट हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए भाई। ये मेरा तारुफ नहीं है, मैं बिल्कुल एक आम आदमी हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। मेरे पास सवालात हैं, उनके जवाबात ढूंढने में मैं संजीदा हूँ और मैं जवाबात को इल्म की मौत समझता हूँ। वो सफ़र ख़त्म कर देते हैं। बड़े आदमी के पास सवाल होते हैं। खैर, अगर हम मौजू की तरफ आएँ और अगर इसको संजीदगी से देखें, हुआ ये है कि हमने ना खुद को नज़रअंदाज किया हुआ है। तो वो आदमी जो खुद को नज़रअंदाज करके ज़िंदगी जीता है ना, वो हर थोड़े से गम के नीचे दब जाता है। ज़िंदगी में जब भी मुश्किल या गम आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक कि आप उसको सर पे उठा लें और बोने बन जाएं और वो आपकी हड्डियों को तोड़ता रहे। दूसरा कि आप उस गम को पैरों के नीचे रख के और कदावर हो सकते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी को जाके पूछें गम की कीमत। वो जॉन एलिया कहते थे ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो। इकबाल से पूछे तो इकबाल कहता है कांटा वो दे जिसकी खटक लाजवाल। इकबाल ये बात जानते हैं कि फूल देखने के लिए कांटे का चुभना जरूरी है ताकि तुम पूरा महसूस कर सको उसको, वरना फूल तो दूर होता है, आंखों ने देख लिया, खुशबू नाक ने सूंघ लिया, मगर छूने के लिए आपको उसकी मुश्किल उठानी पड़ती है। यही मुश्किल जिंदगी में शामिल है। लेकिन हम जो है ना, और फिर सोशल मीडिया वगैरह ने हमें इतनी ज्यादा कामयाबियां मुख्तलिफ लोगों की दिखाई है कि हर आदमी सुबह बेचैन उठता है, सुकून में नहीं उठता। exactly. हर आदमी को लगता है कि मुझसे ज्यादा अधूरा कागज किसी के पास नहीं। और उसकी वजह ये होती है कि हर आदमी अपनी कामयाबियां, मैं तो कहता हूँ फेसबुक के पैरेलल एक आना चाहिए जहां हम अपनी नाकामियां, अपने दुख, अपने गम डालें। ऐसा फोरम होने चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि वो जो तुम उस फलां आदमी को देखते हो वो ना जाने कौन कौन सा गम उठाए बैठा है। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे आजकल हम वो एक खातून जो कराची में वफात पाएं, और वो बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है। मेरे ख्याल से कोई इस बात पर बात नहीं कर रहा कि वालिदैन दूर हैं। जिंदगी में कई मौके आते हैं, वालिदैन दूर होते हैं, घर वाले दूर होते हैं, बच्चे दूर होते हैं। हमें अपनी तन्हाइयाँ आर्जा लगती हैं। और ये बात जब मैंने अपने उस्ताद अहमद जावेद साहब से सुनी तो उन्होंने कहा इंसान का आखिरी तारुफ ये है कि वो तन्हाई में सबसे पहले याद किसको करता है। और फिर अगर आप गालिब के घर जाएं तो गालिब कहते हैं कि हम तो अंजुमन समझते हैं जब तन्हा बैठे हैं। तो जब हम खलवत में होते हैं तो हमें तो लगता है इससे ज्यादा रश कहाँ लगना है। दुनिया में पैगम्बर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके बाकी दुनिया का आप सफर तय कर लें, तमाम बड़े काम तन्हाइयों पे। अगर लेट्स सपोज अगर वो हमारी बहन अकेली थी और वो कई सालों से अकेली थी, तो और आपके पास अब कोई ऐसा प्रोडक्टिव रिश्ता नहीं है। वल्चर्स की कायनात में हर कोई लाजमी तो नहीं किसी को आप दोस्त बना लें, तब सबसे बड़ी सोसाइटी आप अपने अंदर ढूंढ सकते हैं, आप अपने अंदर जा सकते हैं। तो वो एक बहुत अहम बात थी जो मेरे ख्याल से इग्नोर होगी
कि अपनी तन्हाइयों में हमें अपने साथ रहना आना चाहिए, हमें खुद कलामी आनी चाहिए कि यार मैं अब उठने लगा हूँ, मैं बैठने लगा हूँ। दूसरों से बात तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइएगा कि हुमैरा के फॉलोअर्स की तादाद तकरीबन 7.5 लाख थी और अभी की जो हालिया तहकीक है उसके मुताबिक ये है कि वो अक्टूबर से उनकी डेथ हुई थी। तकरीबन 6-7 महीनों का सफ़र है। सो ये जो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स के पीछे हम लगे रहते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं इतनी मशहूर हूँ, मैं इतना मशहूर हूँ, सो ये भी आर्टिफिशियल ही लाइफ है। आपको रियल कनेक्शन की भी ज़रूरत होती है अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। मेरे ख्याल से मैं एक फ़लसफ़ी को आजकल बहुत कोट करूँ, ब्यूंग-चुल हान, जिनकी किताब है बर्न आउट सोसाइटी। कहते हैं पहले ज़माने में जालिम था जो हमें मारता रहता था कि आगे को बढ़ो, अब वो लाठी हमारे अपने हाथ में दे दी और हम खुद को पीटते रहते हैं कि आगे को बढ़ो। और आई शुड से आई कैन के मुआशरे में दाखिल कर दिया। अब हर बात पे तो आई कैन डू इट। वो एक मसनूई सा कॉर्पोरेट मोटिवेशनलिज्म है जिसने लोगों को बिल्कुल अंधा कर रखा है और उसकी कामयाबी भी बिल्कुल दुनियादारी की कामयाबी है। अच्छा, वो 7 लाख फॉलोअर उस हाथ थामने वाले के बराबर नहीं हो सकते जिसने किसी मुश्किल घड़ी में आपका हाथ थामा हो या पूछा हुजूर आप खैरियत से हैं। दूसरी बात हसनैन, मतलब मेरी बातें बिखरी हैं लेकिन चलें कोई नहीं। अब तो हमें ये पूछना भी नहीं आता किसी को आप कैसे, अब हम रस्मन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाँ ठीक है, कैसे हैं, हाँ यार मैं फ़ोन किया था आपको लगता है पहले वो तो मुझ में संजीदा ही नहीं है जानने के लिए कि मैं ठीक भी हूँ या नहीं। वो अपना काम करने, वो अपने काम के लिए। तो वो मेरे ख्याल से इस वक्त अगर दुनिया की आबादी लेट्स से 7 बिलियन है, लेकिन अगर उस 7 बिलियन के बगैर भी एक आदमी मुझे कुछ संजीदा पैगाम भेज दे तो वो 7 बिलियन पूरे रह जाएंगे और वो एक आदमी पूरा हो जाएगा। फॉलोअर क्या है? ये एक बटन है जनाब, वो आप स्क्रीन पे प्रेस करते हैं वो बंदा फॉलो में शुरू हो जाता है। तो उसमें ज्यादा कोई इतनी फिक्र की बात है नहीं कि आप बस एक वो बटन दबाते हैं और आप उसमें खुशी महसूस करते हैं कि जैसे ये सारे लोग मुझे जानते हैं। वो आपको नहीं जानते हजूर, किसी सूरत नहीं आपको। अब तो जदीद आदमी खुद को नहीं जानता। हम तो कहते होते हैं कि भाई अब अंदर सुनसान है और बाहर कोहराम है। तो वो 7 लाख लोगों का कोहराम अगर आपके फेसबुक पर शामिल भी है तो भाई वो कोहराम है, वो फॉलोअर नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हम बात करते हैं ना, ये तो एक चलें अलग चीज़ है, हम बात कर रहे हैं हुमैरा के हवाले से भी, इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन आज जो हमारा मेन मौजू है मोटिवेशन के हवाले से भी है ना, तो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कोई आप पर यकीन नहीं कर रहा होता किसी भी सूरत में, आपको डिग्रेड करते हैं कि नहीं ये काम तो इंसान कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो वो चीज़ भी इंसान के अंदर डेवलप होती जाती है, डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रही। हाँ, तो वो फिर उस चीज़ को भी सामने रख के देखा जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उससे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, तबरेज रूमी को दुनिया जहान ने बुरा भला कहा। वो कहता था बताओ तबरेज मुझ पर क्या राय रखता है। अगर आप इस तरह हर किसी की राय को अपने घर में मेज पर ले आके रख लेंगे, इस तरह तो आकायद हो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी तबलीग का काम शुरू किया, क्या नहीं सुनना पड़ा। तो हम तो ये कहते हैं वो एक आदमी ढूंढ लो जिसकी राय सबकी राय से आम हो, और इस यही फिल्टर है। वरना आप क्या फेसबुक के ऊपर एक अपनी राय देकर देखिए और नीचे जो कमेंट्स आएंगे, अच्छा कमेंट में वैसे लोग भी होंगे जो आइंस्टाइन को पुकार नहीं सकते लेकिन उस पर राय दे रहे हैं। तो फिर आप उस राय को क्या अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमने सुनी थी कि भाई दूसरों से आगे कोई भी निकल सकता है, खुद से आगे निकल कर दिखाओ। वो आपकी जो खुद कलामी है, मैं क्या याद रखिए जिंदगी बहुत तन्हाई का सफर है। हम इस जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, दूसरों से बात कर रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ मेरे जहन के अंदर होता है। अब अंदर इतना कुछ खाली है, हमने अंदर कभी मेहनत की, हमारा सब कुछ तो एक्सटीरियराइज हुआ है। मतलब मैं जितना हूं अब बातिन जाहिर में ही हूं, बातिन में कुछ है ही नहीं। तो जैसे ही आपका बातिन महफूज होने लगता है तो आपको उन बातों के इतनी फर्क नहीं पड़ता। तो वो मैं फिर रूमी की तरफ जाऊंगा कि तबरेज ने जब वो उनके कपड़े तब्दील करवाए और मौलाना से उनको एक शायर की तरफ की दावत दी तो वो डर गए, और 40 दिन का उन्होंने जब चिल्ला काटा तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कहा बाहर निकलो। बाहर देखा दुनिया खड़ी थी। उन्होंने कहा यार ये कपड़े मैंने इन सबको शरीयत पर लगाया, इन किताबों पर लगाया, क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा रूमी तूने फिर कुरान पढ़ा नहीं था, इन्नल्लाह माना, क्या तेरे साथ अल्लाह नहीं है। तो जब आप अपनी वैलिडेशन रोज कटोरा उठा के मोहल्ले में जाके इकट्ठी करेंगे, इसमें लाइक्स और कमेंट्स और इसमें फॉलोअर डालो, तो आपको एक बात का इल्म होना चाहिए कि कटोरे का असल खाली हो जाना है। वो वैलिडेशन दोपहर वो लीक होती अभी आप देखते हुए खाना बना के आएंगे तो आप कहेंगे बस इन्होंने अगला कमेंट नहीं किया।
तो वो जो हम समझ रहे हैं ना कि एक कमेंट, एक लाइक बटन, एक व्यू बहुत बड़ी अहमियत रखता है, वो कुछ अहमियत नहीं कुछ भी रखता। नहीं है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा खुरम साहब, आपने जिस तरफ ये डायरेक्शन कर लिया हमारे गुफ्तगू ने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी नाकामियों के बाद मोटिवेट कैसे होंगे, ये हमारा सब्जेक्ट था। लेकिन हम अपनी नाकामियों के बाद उस रब को कितना याद रखते हैं और उससे किस तरह मोटिवेट हो सकते हैं, उस तरफ तो कुछ सोचता ही नहीं है सर। और अल्लाह ताला ने बताया, मैं तो आपको आजमा, सूरह बकरा में आपको 5 तरह आजमाऊंगा। आजमाना जिंदगी का सबसे बड़ा हुस्न है। जिंदगी में मुश्किल आती है दस्तक देने के लिए कि हजूर जो वादा कर रहे हो तन्हाई में कि मैं इनकलाब लाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं 10,000 किताबें पढ़ूं, तुम उसमें संजीदा हो। जिंदगी का असूल है कि जब आप कोई बड़ा वादा करते हैं, बड़ा अज़्म तय करते हैं, तो साथ ही एक मुश्किल आती है। वो देखने आती है संजीदा कितना है, और वो मुश्किल बहुत छोटी चीज़ की, और आपका उस पर इधर भाग रहे होते हैं, कभी उधर भाग रहे हो, तो अल्लाह ताला कहता है भाई ये तो ये बिजली के बिल पे की घबराहट नहीं संभाल सकता, ये उम्मतों का बोझ उठाएगा। हमारा रिस्पॉन्स टू एनी, ये जो कोई मुश्किल आती है, वो बहुत बचगाना हो चुका है। आप देखें हमारे बड़ों से लेके बच्चों तक का किसी भी मुश्किल की तरफ रिस्पॉन्स घबराहट के अलावा और कुछ नहीं कुछ होता। भी नहीं है। तो हमारे अंदर, हमारे अंदर के समुंदर में तलातुम लाने के लिए किसी महबूब की जरूरत नहीं, बिजली के महंगे बिल ही काफी हैं। बिल्कुल। और ये बात फिर मैं लोगों से कहूंगा, जिंदगी एक अपहिल है। उस अपहिल में हमेशा टांगे थकेंगी, हमेशा थकावट महसूस होगी, लेकिन याद रखिए कि ऊपर मंजर बहुत खूबसूरत है। अगर आप मुश्किल में कशिश महसूस नहीं करते तो बिल्कुल एक प्लेन जिंदगी के लिए तैयार रहें। बिल्कुल वो उसमें छोटी मोटी आपका घर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, एक नौकरी मिल जाएगी, 30 तारीख को सैलरी मिल जाए करेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बुलंदी पर जाके दूसरा देश देखें, कनात ना करें साल में रंगोबू पे, तो उसके लिए आपको बेचैन होना पड़ेगा। और आपकी बेचैनी से मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि आप आशिक किसके, आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप भी छोटी मोटी खुशी पर कनात करके लेट जाते हैं, अलामा ने वो कहा कि जजते नहीं बख्शे हुए फरदौस नज़र में, मुझे तो जो अल्लाह मियाँ ने जन्नत पहले से बनाई है, कह रहे हैं कि मैं आपको फ्री दे दूंगा, मुझे तो ये इस तरह का लेन देन नहीं अच्छा लग रहा। जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में, तो फिरदौस तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में, तो तुझे जो जन्नत दरकार है अपने जिगर की मेहनत से पा ले। तो यही है मकसद गर्दिश रोजगार कि तेरी खुदी हो तुझ पे आश्कार। अल्लाह ताला के अरबों सितारे जो हमें नजर नहीं भी आते या इतने से नजर आते हैं, वो आप जानते हो, वो एक ही वजह से रातों को चमक रहे हैं कि यार तुम अपनी जिंदगी को अहमियत दे लो। बिल्कुल। हर छोटी बात पर दब जाना, हर मसले को आखिरी और हतमी मसला बना लेना, इसमें कैसे बड़ी जिंदगियां पैदा हो गई। आप देखें 250-300 सालों से पूरी दुनिया में अजीम कामों की फहरिस्त रुकी हुई, अब इजादात ही होती हैं, चीजें प्रोडक्ट्स ही बनती हैं। अजीम काम क्या, किसी ने बड़ी किताब लिख दी, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिख दी, कोई मसनवी नहीं आई हो, कोई बड़ा कलाम छपा हुआ देखा इतना बड़ा, या टॉल्स्टॉय का आया, या रूमी का आया, या तार का आया, या इकबाल का आया। अच्छा, लेकिन मैं इसमें ऐड करूंगी, मैं इसमें ऐड करूंगी खुरम साहब, जिस तरह आप बात करें, अगर ये कोई आ भी जाए तो दूसरों से मोटिवेशन लेने के बजाय, उनकी सक्सेसफुल मतलब स्टोरी को देखने के बजाय लोग तनकीद करते हैं, एक प्रेशर फील करते हैं, जेलसी फील करते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं डॉक्टर हसन साहब, उनके जो उस्ताद अभी वफात हुई, ख्वाजा शमसुद्दीन नज़ीमी साहब, बहुत मशहूर सूफी, उन्होंने कहा था भाई आज उदास हो या किसी को खुश देखा हो, हाँ। भाई खुशी किसी की बर्दाश्त करने से बड़ा दीनदारी क्या है कि जीतेंगी आप, मुस्कुराऊंगा मैं, गम इनको मिलेगा, रोऊंगा मैं। मुआशरत सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की है, ताल्लुक। मेरी तन्हाई का पुख्ता में मैं अपनी ईंटें लगाऊंगा और उसके बाद मैं मुआशरे में जाऊंगा। ना तन्हाई नसीब में आती है, ना जलवत नसीब में आती है। तो हमें तो भाई किसी की मुस्कुराहट के बाद सबसे पहले बेचैनी होती है कि भाई आज खुश कैसे रह लिया। क्यों? क्योंकि हम यूनिवर्सैलिटी से टूट चुके हैं। हम चाहते हैं कि जब तक मैं मजा नहीं लूंगा, जब तक मैं खुश नहीं हूंगा, कैसे हक पहुंचता है पूरी दुनिया को खुश पहुंचने का। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सेल्फिशनेस है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब आपसे गपशप लगा के बहुत ही मजा आ रहा है, टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम का हमें पता नहीं चला कि वक्त हमारा। बस मैं आखिरी में बात कर दूं, वो इकबाल के एक शेर बहुत दोहरा रहा हूँ कि इकबाल से अल्लाह ताला ने पूछा कैसी लगी कायनात, तो उन्होंने कहा ये गुफ्तन जहाने में आया बतूमी साजत, उन्होंने कहा ये अच्छी नहीं है, रहने के लायक नहीं है, बुजुर्ग यहाँ बुढ़ापा है, कमजोरी है, बीमारियां हैं, बच्चे मर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इससे बड़ी मोटिवेशन क्या, या आप वो अलिफ शफक की बातें पढ़ लें नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और या फिर आप इकबाल को रख लें। तो अल्लाह ताला ने कहा गुफ्तन के बरहम जन, पसंद नहीं आई तो तोड़ दे और बना ले जैसी चाहिए। तुझे हरारत वाला जिंदा हाथ, जिंदा आंखें, जिंदा कुव्वत दी है, वक्त दिया, रिसोर्सेज दिए, जमीन और दरख्त और शजर लगा के दिए। बिल्कुल कायनात पसंद नहीं आ रही, हजूर बना लो जैसी चाहिए। ये अल्लाह ताला ने कायनात नामुकम्मल रखी इसलिए थी कि तुम्हारे कलम से इसका मुकम्मल
इसका जो आखिरी सफ़ा है वो इंसान अपने हाथों से लिख के फुल स्टॉप लगाए कि मुकम्मल हो गई। बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग Once अस। again, thank डॉक्टर you. साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन वज़ात हमारे साथ डॉक्टर खुरम इलाही साहब मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। इससे पहले खुरम इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया और उसी मोटिवेशन के दौरान पाकिस्तान की दो ऐसी सुपरस्टार्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले भी ये हमारे पास आती रही, लेकिन ये जब भी पूरी दुनिया में जाती हैं तो स्कॉश कोर्ट में, स्कॉश की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। अभी भी नाम रोशन करके ही आई है दोबारा हाँ, हमारे नाम पास। जहाँ पे भी जाती हैं नाम रोशन करके आती हैं। किसी के पास 11 गोल्ड मेडल हैं, किसी के पास 18 गोल्ड 21 मेडल हैं। हैं, सो 21 गोल्ड मेडल भी इनके पास मौजूद हैं। सो ये सारी चीज़ें होती रही और 32वीं एशियन जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप जो कि कोरिया में हुई, उसमें भी ये पहली पाकिस्तानी खातून हैं हिस्ट्री में जिन्होंने पहली, हाँ। हिस्ट्री में 75 साल की, पाकिस्तान की 76 साल की हिस्ट्री है, जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है। एग्जैक्टली अच्छा, इनकी एक और बहन भी है महविश, जिसका हम जिक्र तो करेंगे। अभी आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी इस वक्त कहाँ गई हुई है, ऑस्ट्रेलिया गई हुई है कोई मैच जीतने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। इनका भाई भी है, वो भी कर रहा है। एक छोटी सी और भी बहन है। तो ये तमाम जो बहनें हैं ना, ये अपने पेरेंट्स का भी और मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं। और आज इन्हीं से जानते हैं कि अभी जो जीत कर आई है ये क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं। हमारे साथ मौजूद है सहरिश और महानूर। महानूर, बताएं आप कौन सा मेडल लेके आई हैं? मैं भी रिसेंटली कोरिया में जो 32nd एशियन जूनियर हुआ चैम्पियनशिप, उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया। बहुत क्लोज फाइट रही फाइनल में। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में मैंने इंडियन जो है तो लड़की को हराया। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा खेलती थी। सेमीफाइनल्स में मैंने जो है तो टॉप सीड को हराया, जो कि मलेशिया से थी। बहुत क्लोज फाइट्स गई, लेकिन फाइनल में मैं कहूँगी कि मेरी शायद किस्मत में नहीं था। मैंने अपनी फुल ट्राई की, लेकिन कहाँ पे लैग कर गई जो आप कह रही थी बिल्कुल क्लोज था? आई थिंक मैंने बहुत एंड गेम में बहुत मिस्टेक्स की, और शुरू में मैं थोड़ी बहुत नर्वस भी थी। अच्छा। मेरे हाथ जो है तो कांप रहे थे जब मैं सर्विस कराती थी, तो मैं थोड़ी नर्वस भी थी। तो क्योंकि फाइनल था, ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं किसी इतने बड़े इवेंट के फाइनल में पहुंची, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं ये मेडल लेके आई। लेकिन शायद बहुत क्लोज मैच गया, एंड तक एक पॉइंट से मैं गोल्ड मेडल आने से रह गई। चलें, नो प्रॉब्लम, आप नो सिल्वर प्रॉब्लम। भी लेकर आई हैं? आपके पास इतने ज्यादा गोल्ड मेडल हैं, अगर एक दफा सिल्वर भी आ गया तो कोई मसला नहीं है, होता है बिल्कुल। कभी कभार। मायूस नहीं नेक्स्ट होना। टाइम आप जाएंगी, इससे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगी, तो आपको ये जो थोड़ी सी आपकी नाकामी है, इससे इतनी ज्यादा इंशाल्लाह मोटिवेशन मिलेगी कि आप वहाँ गोल्ड मेडल जीत सीखता है ना इंसान। बिल्कुल। सहरिश, आप बताइएगा, आपने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये एक बड़ी खुशी की बात होती है कि आप दोनों बहनें, बल्कि तीनों की बात कीजिए तो पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं जहाँ पे भी जाती हैं। वहाँ की कम्युनिटी के हवाले से भी हमें बताइएगा, जहाँ पे भी आप जाती हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी तो होती है, वो तो बड़ी खुश होती होगी। बिल्कुल, वो हमें डिनर्स के लिए भी बुलाती है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, हमें सपोर्ट भी करती है। हमारे मैचेस में बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान से भी कितने अच्छे प्लेयर्स हैं, और हमें हर एक मैच में, वो मानूर के मैच में, मेरे मैच में भी बैठे हुए थे, पीछे चेयर कर रहे थे हमारे लिए। जबरदस्त। अच्छा सहरिश, तो अब ब्रॉन्ज मेडल की कहानी भी सुनाई, ये कैसे मिला आपको? मैं मानूर से सीनियर कैटेगरी खेल रही थी, मैं 15 खेल रही थी, मानूर 13 खेल रही थी। तो मेरा फर्स्ट टाइम 15 में ये पहला साल है। अच्छा, मैंने इसके लिए यूएस में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी K2 स्क्वाश में, लेकिन मैं कहूँगी बैड लक था। मैं फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड 3rd to 4th सीट से जीती थी। वो उनसे ज़्यादा जिस समय खेली थी उससे ज़्यादा अच्छी प्लेयर्स थी, लेकिन ग्लास कोर्ट में आई गेस मुझे ठीक से गेम लेकिन आपकी मदर बता रही थी आप बैक टू बैक 3 गोल्ड मेडल्स भी जीत चुकी हैं। बिल्कुल। मैंने यूएस में हम दोनों ने सर्किट खेला था, मानूर सीनियर मेरे साथ खेल रही थी, अंडर 15 हम दोनों एक ही कैटेगरी खेल रहे थे। तो हम दोनों ने उसमें आपस में ही फाइनल्स खेले थे, और तीनों में मैंने गोल्ड मेडल लिया, मानूर रनर अप आई। उसके साथ मेरे पास 18 गोल्ड मेडल पूरे हो गए, और अच्छा। उसके अलावा मेरे पास इंटरनेशनल 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज भी है। ठीक है, अब ब्रॉन्ज भी तो Absolutely लेना fine। था ना, इतने हाँ, सारे गोल्ड ले लिए तो। इनका आपस में भी मुकाबला हुआ था, उसमें मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि आपके घर वाले किसकी सपोर्ट में थे? वालिदा किसको सपोर्ट कर रही थी, Father वालिद किसको? किसको सपोर्ट कर रहे थे, बहन भाई किसको सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल ऐसा होता है कि जब हम दोनों का मैच होता है तो हम दोनों को बहुत तंग करते हैं कि मैच में झगड़ा नहीं करना, रैकेट से नहीं मारना एक दूसरे को। मतलब सिर्फ तंग करते हैं हमें। लेकिन जब ऑफ कोर्स हम, क्योंकि हम दोनों एक ही घर से, तो हम दोनों में से जो भी जीते वो दोनों के लिए खुश होते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन अगर, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ही जीतूँ। लेकिन सहरिश अच्छा खेली तो सहरिश जीती, मैं सहरिश के लिए बहुत खुश हूँ। और
लेकिन इंशाल्लाह तो घर वाले किसको सपोर्ट करते हैं? घर वाले दोनों को equal, दोनों इक्वल रखते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मेरे बहन अम्मी भाई एक तरफ हो सैरिश जाएं, को अब्बू एक सपोर्ट तरफ हो करते हैं, जाएं। पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हाँ। हैं, कभी पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं तो सिबलिंग्स मुझे सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। तो मैविश के साथ भी होगा कभी? अभी मुकाबला मैविश के साथ भी होना है? नहीं, वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, वो अभी अच्छा। पीएसए खेल रही है, जो हम लोग नहीं खेल सकते क्योंकि हम लोग अंडर 15 है और वो ओवर 15 है, तो उसकी काफ़ी डिफरेंट है कैटेगरी। इंशाल्लाह आप भी अभी अंडर हैं तो वो आप भी ओवर पे चली जाएंगी बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसी है। और इतनी अगर आपने अंडर 13 में और अंडर 15 में इतनी कामयाबियां समेटी हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आगे भी जाके गोल्ड मेडल जीतती रहेंगी, हमारे पास भी आती रहेंगी, पाकिस्तान के और दीगर जो चैनल्स हैं वहाँ पे भी आप जाएंगी और अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगी। आपका बहुत शुक्रिया मानूर, सैरिश आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हम अक्सर हुकूकुल्लाह की बात करते हैं और हुकूकुल्लाह में नमाज, रोज़ा, इबादत आती हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हुकूकुल इबाद यानी इंसानों के हुकूक कितने अहम हैं? किसी की दिल आज़ारी या फिर बेखबरी से क्या हो सकता है, हमें शायद अंदाज़ा ही नहीं होता। हुमैरा असगर का जो वाक़या है ये इसी गफलत की एक दर्दनाक मिसाल है। एक बासलाहियत अदाकारा जो ज़िंदगी से खामोश होके खामोशी से रुखसत कर गई और किसी को खबर तक ना हुई। क्या हम इतने बेहिस हो सकते हैं कि चुपके से एक दरवाज़ा बंद होने पर कोई दरवाज़ा खटखटाने वाला नहीं है? ये वक्त है खुद से सवाल करने का कि क्या हम वाकई अपने इर्द गिर्द के इंसानों का हक अदा कर रहे हैं या नहीं। एग्जैक्टली और इसी पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती रियासत हुसैन शाह साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि हम अहमियत पर बात कर लेना, इसकी तो शायद अब ज़रूरी हो गया है कि दीन इस्लाम में क्या अहमियत है हुकूकुल इबाद की। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हमारे यहाँ आमतौर पर जैसे आपने भी जिक्र किया कि नमाज रोज़े को ही इबादत समझा जाता है, लेकिन दीन इस्लाम दो चीज़ों से मुरक्कब है। दो चीज़ें इसमें, एक हुकूकुल्लाह हैं और दूसरी हुकूकुल इबाद हैं। अल्लाह के हुकूक और अल्लाह के बंदों के हुकूक, बल्कि बंदों में भी आप ये कह लें कि अल्लाह की मखलूक के हुकूक, क्योंकि ये सिर्फ इंसानों के ही हुकूक नहीं है। इंसान पे तो अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात के मुख्तलिफ हुकूक हैं कि उनको अल्लाह ताला ने जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है वो उन्हें फराहम किया जाए। तो अगर कोई शख्स चाहता है कि वो दीन इस्लाम पर अमल करे, और अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम पे मुकम्मल अमल करने का हुक्म दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, के ईमान वालों इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। तो पूरा दाखिल होने वाला वो है जो हुकूकुल्लाह की अदायगी भी करता है, जो नमाज रोज़े की पाबंदी भी करता है। देखिए कोई शख्स नमाज पढ़ता है ना, तो इससे वो अपने रब को राज़ी कर रहा है, उसकी ज़ात को फ़ायदा हो रहा है, उसके पड़ोसी को, उसके भाई को, उसके रिश्तेदार को, किसी दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं है। एक शख्स अगर रातों को क़याम करता है तो अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचा रहा है, रोज़े रखता है तो अपने आप को फ़ायदा पहुँचा रहा है। लेकिन इन्हीं इबादात में आप देखें ज़कात का सिलसिला है, तो इसमें सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा रहा है। और दीगर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो इस्लाम दोनों चीज़ों का नाम है, हुकूकुल्लाह की भी अदायगी कि बंदे का रब के साथ भी ताल्लुक़ ठीक हो और बंदे का बंदों के साथ ताल्लुक़ भी ठीक हो। फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हुकूक मुकर्रर किए हैं, मसलन वालिदैन हैं तो उनके हुकूक मुकर्रर किए, औलाद है तो उसके हुकूक मुकर्रर किए, मियाँ बीवी हैं तो उनके हुकूक मुकर्रर किए, हत्ता कि अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनके हुकूक भी मुकर्रर किए। और पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे बार बार पड़ोसियों के साथ उसने सलूक की वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ये खदशा हुआ कि कहीं जिब्राईल ये पैगाम ना दे दें कि इनको वरासत में भी शरीक करो, क्योंकि वरासत में शरीक तो इंसान के खूनी रिश्तेदार होते हैं। तो पड़ोसियों को इतनी अहमियत दी गई इस्लाम में कि उन्हें बार बार समझाया गया और बताया गया अल्लाह के रसूल को जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ से कि अल्लाह के रसूल कहते हैं मुझे खदशा हुआ कि कहीं वो माल में वरासत का हुक्म न दे दिया जाए। और फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, यकीन रखता है, तो वह अपने पड़ोसी का इकराम करे, उसकी इज़्ज़त करे, उसके हुकूक को अदा करे। हत्ता कि घर में खाने पकते हैं और मुख्तलिफ डिशेज़ हम पकाते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक भी फरमाया कि अगर तुम कभी गोश्त पकाते हो तो उसमें ज़रा शोरबा ज़्यादा कर लो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। और यहाँ तक भी फरमा दिया गया कि अगर कोई शख्स पेट भर के खाता है और उसका पड़ोसी भूखा रहता है तो वो मुसलमान ही नहीं है। तो ये सारे हुकूक हमें दिए गए हैं।
ताकि हम इनकी अदायगी करें। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक दो चीज़ें भी हैं, जिस तरह हम गांव में होते हैं तो वहाँ पे तो पड़ोसियों को बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन जो ही हम इस्लामाबाद आते हैं तो कहते हैं यहाँ पे क्या पड़ोस है, कुछ भी नहीं है, साथ वाले कोई को जानता ही नहीं, एक घर वाले को दूसरे घर वाला नहीं जानता। अभी जो हालिया उमैरा अजगर का केस हुआ, इसमें इसके हम तो ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर कहते हैं ना कि इंडस्ट्री बड़ी खराब है, वो अब आयशा जी के साथ क्या हुआ, हुमैरा के साथ क्या हुआ, वालदेन उन्होंने लाताल्लुकी कर दी, हमसायों ने लाताल्लुकी कर दी, किसी ने 6 महीने तक पूछा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो यहीं पे आती हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। गांव में आमतौर पर ये होता है कि पड़ोसी एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, खुशी गमी में शरीक होते हैं, उन्हें एक दूसरे का एहसास भी होता है, अगरचे बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं लेकिन एहसास भी होता है। लेकिन जब शहरों में लोग चले जाते हैं तो हर एक अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, किसी को किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है, वास्ता नहीं है। और इस चीज़ को ना, इस खराबी को ख़त्म करने के लिए इस्लाम ने एक खूबसूरत उसूल दिया है कि हर महल्ले में मस्जिदें मौजूद हैं। जब वो लोग मस्जिद में जाते हैं ना तो वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, एक तल्लक पैदा होता है और एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, और कुछ दिन अगर कोई नहीं आया तो कम से कम उसके बारे में पूछ लेते हैं कि आज फुला नहीं है या खैरियत तो है। तो ये मस्जिद लोगों को मिलाने का एक ज़रिया है। जब हम मसाजिद से दूर हुए तो नतीजा ये निकला है कि आज हम पड़ोस में रहते हुए दीवारें एक हैं, इकट्ठी हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की खुशी गमी का पता नहीं होता। वो अपने घर में है और वो अपने घर में है, एक अपने घर में मातम कर रहा है, रो रहा है, और दूसरा अपने घर में खुशियां मना रहा है। हालात इस तरह के होते हैं। हालांकि पड़ोसियों का ख्याल रखना, पड़ोसी तो अगर गैर मुस्लिम भी हो तो उसका भी ख्याल रखने का हुक्म है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम पड़ोसियों का भी ख्याल रखते और सहाबा किराम ख्याल रखते। यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, उनके पड़ोस में एक यहूदी रहता था। जब वो अपना घर बेचने लगा तो कीमत बहुत ज़्यादा लगाई। तो किसी ने पूछा कि आपके घर की इतनी कीमत तो नहीं है जो आप इतनी मांग रहे हैं। कहने लगे मैं सिर्फ घर नहीं दे रहा, मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा पड़ोसी भी दे रहा हूँ उसके साथ। तो ये हमें इस्लाम हमारी ये रहनुमाई करता है कि हम दूसरों का ख्याल रखें, उनका पता करें और उन्हें तकलीफ से बचाएं। ये नहीं है कि हम अपने घर की सफाई करके कूड़ा सारा दूसरे के घर के आगे ढेर कर दें, अपने घर से कचरा निकालें तो उनके घर के आगे, या फिर उनके यहाँ कोई मसला है, परेशानी हो रही है, कोई परेशानी है, कोई गम की कैफियत है और हम साथ वाले घर में ढोल बजा रहे हैं और हम अपनी खुशियां मना रहे हैं, तो पड़ोसियों की खुशी और गम ये जिसको कहते हैं ना साझे होते हैं। तो ये एक जैसे होते हैं। उनके एक दूसरों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, बड़ों का एक दूसरों का ख्याल रखना, कभी किसी के घर में कोई ज़रूरत है। आप देखें पुराने वक्तों में कितना प्यारा माहौल हुआ करता था कि अगर किसी के घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो वो दूसरे के घर से मंगवा लेता था, उसी के घर भेज देता था। कोई खुशी का मौका होता तो सबसे पहले अपने पड़ोसियों को शरीक किया जाता था। लेकिन आज हम पड़ोसियों को बिल्कुल भूल बैठे। हम समझते हैं उनकी अपनी जिंदगी और वो भी समझ रहे होते हैं कि हम तो अपने घर में, हमें कौन पूछने वाला। बिल्कुल ऐसे। मुफ्ती साहब, आप जब भी आते हैं आपसे गुफ्तगू करके अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को मंडे तक की बात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को इंशाल्लाह मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।